हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर आज मैं आपके लिए लाया हूं आईआईटी जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। फिजिक्स में पीवाईक्यूज का काफ़ी रोल रहता है। पीवाईक्यूज करने से एग्जाम रिलेवेंस क्लियर होता है, एग्जाम के लेवल का पता चलता है, साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड होती है और हम ज़्यादा कंसेप्चुअली डीप जा पाते हैं। बच्चे जो है सेल्फ पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करते हैं या फिर वो स्टार्ट करते तो बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए हम लोग आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज लाए हैं। आप हमारे साथ साथ पीवाईक्यू सॉल्व करिए। यहाँ से जो भी कंसेप्ट मिलता है उसे आप बुकमार्क करिए, नोट करिए, ठीक। और साथ ही साथ आप अपने एग्जाम के लिए एक बेटर थिंकिंग, बेटर अप्रोच डेवलप करिए, ठीक। अभी हमारे पास समय है और हम कर सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सिंगल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चंस हैं, मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा इन सभी क्वेश्चंस में, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस हैं। आज शायद 15 to 20 क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल कहता है कि कंसिडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन। मतलब एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर गिवन है और उसके करीब एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। सिचुएशन ऐसी है, ये सिचुएशन है। अभी हमें पता है कि और भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमें ऑप्शंस के साथ चलना पड़ेगा कि ऑप्शंस में क्या पूछा है, हमसे क्या निकलवाना चाहता है। तो ए ऑप्शन गिवन है नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी कि नेट चार्ज कैसे डेवलप होगा ये हमसे पूछा है। तो हमें पता है कि ये जो प्लस चार्ज है, इसकी वजह से चार्ज इंड्यूस होगा, प्लस क्यू चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। भले ही यहां पर चार्जेज इंड्यूस हो चुके हैं, लेकिन क्यू नेट यदि निकालेंगे तो जितना पॉजिटिव इंड्यूस हुआ सेम नेगेटिव चार्ज भी इंड्यूस हुआ है। इसलिए यदि इनको एल्जेब्रिकली ऐड करूंगा तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 0, यानी कि स्फीयर्स पर नेट चार्ज कितना है, 0 है, ठीक है। तो ए ऑप्शन में बोला है नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो ए ऑप्शन तो गलत है क्योंकि इसने बोला नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। नहीं, नेगेटिव एंड अपीयर्स ओनली एट द पॉइंट ऑन द स्फीयर क्लोजेस्ट टू द पॉइंट चार्ज, केवल जो क्लोजेस्ट पॉइंट पर ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा ऐसा नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं इसके एक प्रकार से हाफ में चार्ज नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, केवल एक पॉइंट पर। ठीक, सी ऑप्शन है नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो देखिए यहां पर क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, नेगेटिव चार्ज भी हुआ है तो ठीक। और डी ऑप्शन में 0, तो 0 यहां पर नेट चार्ज है जो यहां पर डेवलप हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो। गिवन क्या है बेटा, अ लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सिलेंडर इज केप्ट कोएक्सियली इनसाइड अनदर लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ लार्जर रेडियस, बोथ द सिलेंडर्स आर इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, एक लार्ज सिलेंडर है, मान लो उसका रेडियस है a, ठीक, और इसके अंदर एक कम रेडियस का सिलेंडर रखा हुआ है, एक्सिस सेम है, मान लो स्मॉलर वाले की रेडियस है b, ठीक, और ये लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब ओके दोनों। अच्छा, अब हमसे ऑप्शंस में क्या पूछा है वो हम देख लेते हैं। अ पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर बिटवीन द टू सिलेंडर्स व्हेन चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द इनर सिलेंडर। पूछा है कि यदि इनर सिलेंडर को चार्ज डेंसिटी प्रोवाइड करी जाए
तो क्या यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा? तो देखिए, यदि हमने इनर को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, तो पोटेंशियल क्योंकि डिस्टेंस का फंक्शन होगा, और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो इनर सिलेंडर और आउटर सिलेंडर का इनके एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, तो डिस्टेंस डिफरेंट है, तो यहां पर पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा, यानी कि इनके बीच पोटेंशियल का डिफरेंस डेवलप होगा, नॉन जीरो रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होगा। ऐसा इसने बोला है कि यदि इनर को चार्ज डेंसिटी प्रोवाइड करें तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि मैंने बताया आपको कि सिंगल करेक्ट ऑप्शन ही है आज की क्लास में, फिर भी सभी ऑप्शंस को चेक करते हैं, काफी डीप चीजें रहती है, हमें अच्छे से समझना चाहिए हर एक ऑप्शन को। A potential difference appear between the two cylinders when a charge density is given to the outer cylinder। तो देख, आउटर सिलेंडर की बात ऐसी है, आउटर सिलेंडर की बात ऐसी है कि यदि हमने आउटर सिलेंडर को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया और इनर पर कोई चार्ज नहीं दिया, हमने इनर पर कोई चार्ज नहीं दिया, तो उससे क्या होगा कि आउटर सिलेंडर के अंदर और आउटर सिलेंडर के सरफेस तक पोटेंशियल सेम रहेगा। तो क्या कि इनर वाला उसके अंदर है, तो यहां पर पोटेंशियल सेम रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनर और आउटर सिलेंडर के बीच जीरो रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर नहीं हो पाएगा। तो यहां पर जो बी ऑप्शन है ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए, यहां पे बोल रहा है अपीयर हो रहा है। सी को चेक करते हैं। नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर बिटवीन द टू सिलेंडर्स व्हेन अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर्स। तो अब एक बात ये बोल रहा है कि यदि हम एक्सिस के अलोंग, क्या बोला इसने कि यदि हम एक्सिस के अलोंग एक चार्ज प्लेस कर दें, ये आप रेड कलर से देख रहे हैं ना, मान लो यहां पे मैंने चार्ज प्लेस कर दिया और इनर आउटर पर कोई चार्ज नहीं रखा, मान लो, 1 सेकेंड, ऐसा, तो क्या होगा, वही डिस्टेंस वाला फंक्शन, डिस्टेंस वाला रिलेशन यहां पर भी काम करेगा, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिस्टेंस का फंक्शन है, तो यानी इनर और आउटर की डिस्टेंस अलग अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर से डेवलप हो जाएगा। जबकि इसने बोला है कि यदि एक्सिस पर लीनियर चार्ज रखे तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होना चाहिए, ये तो गलत बात है, पोटेंशियल डिफरेंस तो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट डी ऑप्शन को चेक करिए। नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर्स व्हेन द सेम चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू बोथ द सिलेंडर्स। जब सेम चार्ज डेंसिटी भी प्रोवाइड करते हैं तो भी इनर वाले का पोटेंशियल ज्यादा होता है, आउटर वाले का कम, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जबकि इसने बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ए करेक्ट है। हमें हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी जाएगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए। A spherical portion has been removed from a solid sphere having a charge distribution uniformly in its volume as shown in the figure. The electric field inside the emptied space is। तो क्या गिवन है, एक स्फेरिकल सॉलिड है, स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके अंदर एक कैविटी बनाई गई है, इसके अंदर एक कैविटी बनाई गई है इस प्रकार से। एक कैविटी बनाई गई है, ओके, ठीक है। और हमसे ये पूछा है इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी या कैसी होगी। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, जीरो एवरीवेयर, नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इस तरह से हमें चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो हमें पता है कि यदि किसी स्फीयर के अंदर किसी यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी के अंदर यदि हम कोई कैविटी बनाते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो चार्ज डेंसिटी होता है डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज और है, कैविटी का सेंटर है मान ले O डैश और स्फीयर का सेंटर है O, और O के रेस्पेक्ट में कैविटी के सेंटर का पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ए वेक्टर, इस प्रकार से। अब हमसे ये पूछा है कि एम्प्टीड स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो आप देखिए यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रो का फंक्शन है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और ए का फंक्शन है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यदि इस कैविटी के अंदर मैं कहीं पर भी कोई पॉइंट लेता तो हर जगह के लिए ए तो सेम ही रहता, क्योंकि ए तो सेंटर्स के बीच का पोजीशन वेक्टर है, यानी कि कैविटी के सेंटर का पोजीशन वेक्टर है। इन अंदर जो पॉइंट लिए इनका पोजीशन वेक्टर नहीं है, तो इसका मतलब कि यहां पर चाहे हम पॉइंट कोई सा भी ले लेंगे हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहने वाला है, क्योंकि ए तो सेम रहेगा, फिक्स रहेगा, रो वैसे ही कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो रहेगा और यूनिफॉर्म रहेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? बाकी ऑप्शंस को चेक करने का कोई मतलब नहीं है। अगला सवाल देखिए, पॉजिटिव and negative point charges of equal magnitude are kept at 0 0 a/2 and 0 0 minus a/2 respectively. The work done by the electric field when another positive point charge is moved from minus a 0 0 to 0 a 0 is. तो देख क्या गिवन है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड है कहां पर, जेड एक्सिस पर। जेड एक्सिस पर दो पोजीशन है a/2 और माइनस a/2। तो मैं अब सहूलियत के लिए इसको जेड एक्सिस बोल देता हूं, ये जेड एक्सिस हो गया और इसे एक्स मान लेता हूं, वाई परपेंडिकुलर एक्सिस। चल ठीक है, यहां पे एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, मान ले प्लस क्यू चार्ज है, कहां पे रखा हुआ है, a/2 डिस्टेंस पर, और दूसरा है माइनस क्यू चार्ज, वो नेगेटिव में रखा हुआ है a/2 डिस्टेंस पर ही, ओरिजिन से। ये ओरिजिन है, ठीक। अब बोल रहा है कि एक अनदर चार्ज है जिसको मूव करा गया है, एक और चार्ज है लेट्स से कैपिटल क्यू, ठीक है, और उसको मूव करा गया है कहां से कहां तक, माइनस a 0 0 से x पर डिस्टेंस क्या है, a माइनस a इनफैक्ट, मतलब यहां से ठीक है, और कहां पर लेकर जाया जा रहा है, y पर a डिस्टेंस पर। y ये देखिए, ये जो मार्कर पेन है इस वाले लाइन पर y आएगा, ठीक है, और इस पर सेम डिस्टेंस पर है। क्लियर है? तो हमें क्या करना पड़ता है, देखिए आप समझ जाएंगे आई होप। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज जिसको मूव कराया जा रहा है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि W इक्वल टू Q इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो देख फाइनल पोटेंशियल होगा, तो जैसे मैं इस P पॉइंट की बात कर लेता हूं मान लो, तो P पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल होगा, नेगेटिव का पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R होता है। तो देख चार्ज की वैल्यू भी सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है और डिस्टेंस भी सेम होगी दोनों की। क्लियर है? लेकिन नेचर अपोजिट है, तो यदि P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल निकालते हैं तो ये टोटल पोटेंशियल P पॉइंट पर कितना आ जाएगा, 0, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल 0 है। इसी तरह से फाइनल पोटेंशियल भी क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो वर्क डन भी क्या होगा फिर यहाँ पर 0, वर्क डन भी क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आने वाला है, Q इंटू 0 यानी कि 0। सी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। वैसे भी आप देखिए पाथ पर डिपेंड नहीं करता वर्क, ठीक है ना, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। अगला सवाल देखो, ये अपने थंबनेल का सवाल है जो हमने थंबनेल में भी डाला है। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस Q/3 माइनस Q/3, ये माइनस है यहाँ पर, माइनस 2Q/3 placed at point A, B and C as shown in the figure. Take O to be center of the circle of radius R and CAB is the 60 degree. तो देख अपने को डायग्राम गिवन है, प्रॉपरली सब चीजें दे रखी है डायग्राम में, इस बार हमें बनाना नहीं पड़ेगा, बस ये मैं बता देता हूं कि A पर प्लेस्ड है Q/3 चार्ज, B पर प्लेस्ड है Q/3 चार्ज और C पर प्लेस्ड है -2Q/3। ये सिचुएशन है। क्लियर?
और हमसे ये पूछा है कि अब ऑप्शन से पता चलेगा क्या पूछा है वो तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज दिस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट पॉइंट ओ एंड डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और किधर डायरेक्ट कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। चलो चेक करते हैं। तो आप देखिए, यदि मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर करता हूं, ओ पॉइंट, आई थिंक आप इसको देख पा रहे होंगे प्रॉपरली। तो देख, ए पर चार्ज क्या है, Q/3 है, ठीक है, और बी पर चार्ज क्या है, सेम Q/3। क्लियर। अब देख, ओ पॉइंट पर ए के चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बी की तरफ और बी का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए की तरफ। बराबर मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस भी सेम है रेडियस के बराबर, और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी अपोजिट है। तो यानी कि ए और बी का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ए और बी का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। यदि ए और बी का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करता है तो बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बस केवल सी की वजह से। डिस्टेंस ये है ही रेडियस के बराबर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट सेंटर EO, तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू चार्ज जो कि है 2Q/3 एंड डिवाइडेड बाय R²। सॉल्व कर लेंगे तो E0 आ जाएगा Q/2 से 4 को कट करेंगे 6πε0 इंटू R²। डायरेक्ट किधर करेगा, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ ही होता है, तो बिल्कुल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में डायरेक्ट करेगा। तो मैग्नीट्यूड तो है Q/6πε0 R² और डायरेक्शन है O से C की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो डायरेक्शन वाली बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की बात है, तो यहाँ पे गिवन है ऑप्शन में 8 और अपना आंसर आ रहा है 6, तो ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। बात करते हैं बी ऑप्शन पर। तो देख, बी ऑप्शन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। तो अब नेक्स्ट में बोला है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो अपने को नेट एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, यही है जेईई एडवांस की। इसमें क्या, एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीजें निकाल लेनी पड़ती है। यही यदि मान लो जेईई मेंस का क्वेश्चन होता तो एक ऑप्शन एक क्वेश्चन में आता, यहाँ एक ऑप्शन में ही कई सारे क्वेश्चन आ गए। ठीक है ना। चलिए देखिए, अभी अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो पेयर्स की एनर्जी निकाल लेंगे। तो U1 मान लो ए और बी के बीच का पेयर है, UAB लिख लेता हूं। अच्छा ठीक है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस 2r होगी, तो अपने को पता है KQ1 Q2/r होता है, तो मैं लिख सकता हूं K की जगह 1/4πε0। चार्जेस का प्रोडक्ट तो Q²/9 और डिस्टेंस 2r, ठीक। तो यहां से UAB क्या आ गया अपने पास, वो आ गया Q²/9 2 जा 18, ठीक है ना, और ये आ जाएगा 72πε0r। क्लियर है। Q²/72πε0r, ये तो ए और बी के बीच की पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इक्वेशन 1। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं ए और सी के बीच की एनर्जी। तो ए और सी के बीच की एनर्जी देखिएगा क्या आ जाएगा आंसर, देखना। यहां पर एसी डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, तो ये निकाल लेनी पड़ेगी। तो आप देखो, ये 2r है, ध्यान से देखना बेटा, ये वाली डिस्टेंस 2r है, ठीक है। इसका कोस कंपोनेंट ये एसी होगा, ठीक है। तो 2r कोस 60 में लिख सकता हूं एसी की जगह, तो आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2। तो एक है Q/3 और दूसरा है -2Q/3, तो ये जो एनर्जी है वो नेगेटिव होगी, -2Q/3 एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो आएगा 2r cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो UAC का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, ये आ जाएगा, देख 2 से यहां भी 2 को 4 को कट कर सकते हैं, और 3 3 जा 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 बनेगा, तो ये बन गया -Q²/18πε0 इंटू r। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। यहां तक का इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी 2। इसी तरह से हम लिख पाएंगे
यू यू बी सी, बी और सी के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो देखो वो क्या आ जाएगा, यदि हम देखते हैं बी और सी के बीच, तो डिस्टेंस तो 2r साइन 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और चार्जेज है -2q/3 और q/3, तो ये बनेगा -2q² बाय 4πε0 इंटू 9 इंटू 2r, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो 2r और √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा यूबीसी का, यूबीसी वो क्या है अपने पास में, 2 से ये देखिएगा, ये r तो बचेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, तो यहाँ से अब बचा है 2 से 4 कट कर लेंगे, तो -q² बाय 18πε0 r√3। तो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, यदि मैं इन सभी एनर्जीज को ऐड करता हूं तो क्या ये एनर्जी का एडिशन 0 के बराबर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे √3 भी आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर √3 भी आ रहा है, तो लगता नहीं कि ये कैंसिल हो पाएंगे, तो कैंसिल नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी 0 तो नहीं होगी, जबकि ऑप्शन में क्या बोला हुआ है 0, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, तो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, बचा सी ऑप्शन और डी। तो सी को देखो और डी को देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन चार्ज एट सी एंड बी इज दिस, सी और बी के बीच जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो है q² बाय 54πε0 r²। सी और बी ये सी और बी है, इनके बीच में अपन से फोर्स की वैल्यू पूछी है, तो हम मैग्नीट्यूड ही पूछा है बेसिकली, तो F इक्वल्स टू लिखेंगे K, यानी कि 1/4πε0 इंटू चार्जेस का प्रोडक्ट, तो q/3 इंटू 2q/3, और डिस्टेंस आ जाएगी क्या 2r साइन 60, तो 2r साइन 60 का वैल्यू √3/2 और उसका होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो और ये 2 से 4 भी कट जाएगा, तो F आएगा q² बाय 3 3 जा 9 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18πε0, चल ठीक है, और r² भी ठीक है, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा q² बाय 54πε0 r²। तो ये आ गया फोर्स का मैग्नीट्यूड, चेक कर लो, अरे वाह ये आ गया बिल्कुल सही आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट है। वैसे मैंने बोला ना सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि यदि सिंगल करेक्ट है तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, अपना इसी पर रुक जाएंगे, पर क्योंकि मैंने कहा था कि हम सारे ऑप्शन चेक करेंगे, तो ये भी देख लो, डी वाला भी आप देखिए, डी में बोला है कि पोटेंशियल एट ओ पॉइंट है q/12πε0 r, चेक करते हैं, तो देख यहां पर देखना ओ पॉइंट पर पोटेंशियल, तो देख इस ए की वजह से होगा, बी की वजह से होगा, कितना KQ/R प्लस KQ/R, चार्ज है q/3, तो ये तो दोनों का पोटेंशियल हो गया, और एक पोटेंशियल इसकी वजह से होगा, तो -2 KQ/3R, तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो नेट पोटेंशियल क्या आएगा 0, जबकि इसने बोला है इतना पोटेंशियल, तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सी ऑप्शन सही है। क्लियर है कि नहीं बता दो बेटा, क्लियर है कि नहीं। चलिए अगला सवाल देखो, गिवन क्या है प्रश्न के अंदर, बोल रहा है कि 3 concentric metallic spherical shells of radii r, 2r, 3r are given charges q1, q2 and q3. Okay, it is found that the surface charge densities on the outer surface of the cells are equal, then the ratio of charges given to the cells are. तो देख ऐसा सिचुएशन गिवन है, ये सेल हैं 3, ठीक है, और इनके रेडियस है, चल रेडियस तो नहीं गिवन है, इन पर चार्जेस गिवन है, इनर पर चार्ज है q1, आउटर पर चार्ज है q2, और सबसे लास्ट वाले पर है q3। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, बोल रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, σ1 इक्वल्स टू σ2 इक्वल्स टू σ3, पूछ रहा है q1 q2 q3 का रेशियो क्या होगा, तो हम तुरंत यही करेंगे, चार्ज अपॉन एरिया,
ठीक, इनर वाले का रेडियस है r, आउटर वाले का रेडियस है 2r और सबसे आउटर वाले का है 3r, मतलब मिड वाले का रेडियस है 2r, सबसे आउटर वाले का 3r है। ठीक, तो एरिया निकाल सकते हैं, चार्ज गिवन है, लेकिन यहां थोड़ा सोचना है। देख, इनर वाले पर चार्ज है q1, तो इस q1 की वजह से मिडल वाले पर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा -q1 इनर सरफेस पर। तो आउटर इसके जो आउटर साइड है, इसका ऊपरी साइड सिरा है, वहां पर +q1 चार्ज इंड्यूस होगा। तो यानी कि जो मिडल वाला स्फीयर है उस पर नेट चार्ज क्या है, q2 + q1। नेट चार्ज नहीं, इनफैक्ट उसके आउटर सरफेस पर चार्ज क्या है, q2 + q1। इसी तरह से यदि मैं यहां पर देखूं सबसे बाहर वाले पर, तो यहां आप देखेंगे कि इस q1 + q2 की वजह से अंदर की तरफ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा -q1 + q2। ठीक है, और ये -q1 + q2 की वजह से ऊपर एक चार्ज डेवलप होगा q1 + q2। तो यानी कि हमारे पास सिचुएशन इस तरह से बन चुकी है, अभी सिचुएशन इस तरह से अराइज हो चुकी है कि इनर वाले पर चार्ज है q1, आउटर वाले पर चार्ज है q1 + q2 और सबसे आउटर वाले पर है q1 + q2 + q3, q1 + q2 + q3। क्लियर है? तो बस वही लिखना है सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूला में। सिग्मा 1 की जगह लिखेंगे q1/4πr² इक्वल्स टू सिग्मा 2 की जगह लिखेंगे चार्ज कितना है, q1 + q2 है, डिवाइडेड बाय 4π और रेडियस की जगह 2r, उसका स्क्वायर लिखेंगे तो 4r² आ जाएगा, इक्वल्स टू, और सिग्मा 3 की जगह लिखेंगे q1 + q2 + q3 और डिवाइडेड बाय 4πε0 और ये आ जाएगा 9r²। जो कैंसिल होता है उसे कट कर लेंगे, 4πr² से 4πr² यहां भी कट गया, यहां भी कट गया। ठीक है, ε0 नहीं होता। ठीक, बचा क्या, q1/1 इक्वल्स टू q1 + q2/4 इक्वल्स टू q1 + q2 + q3 डिवाइड बाय 9। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। आप यदि इन इक्वेशंस को रीअरेंज करते हैं, ठीक है, और इनको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा डियर कंफर्म तौर पर, और ऑप्शन क्या रहेगा, बी। मुझे लगता है जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहां तक का आगे का मैथमेटिक्स तो आप कर ही सकते हैं। मेन जो समझने की थी बात वो यही थी कि यहाँ पर चार्ज इंड्यूस्ड करके दिखाना पड़ेगा, बस वो मेन चीज थी समझने की, बाकी तो आई थिंक आप मैथमेटिक्स कर पाएंगे। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, गिवन है अ डिस्क ऑफ रेडियस ऑफ a/4 having a uniformly distributed charge 6 coulomb is placed in the xy plane with its center at -a/2 0 0. A rod of length a/4 to x equals to 5a/4, ये x equals to था, एक सेकंड, a rod of length a carrying a uniformly distributed charge 8 coulomb is placed on the x-axis from x equals to a/4 to x equals to 5a/4. ठीक, 2 point charges -7 coulomb and 3 coulomb are placed at a/4 -a/4 0 and -3a/4 3a/4 0. Consider a cubical surface formed by 6 faces, x equals to ±a/2, y equals to a/2, z equals to a/2. The electric flux through this cubical surface. तो इनफैक्ट अपने को सिचुएशन क्या गिवन है, ये जो क्यूब आप देख पा रहे होंगे ना, ये क्यूब आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर चार्जेज एनक्लोज्ड है। देख, ये जो डिस्क है, डिस्क का तो हाफ चार्ज यहाँ पे आ रहा है। ठीक, कैसे कह पा रहा हूं मैं, क्योंकि इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, अब देख इसके पॉइंट्स जो है ना, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, a/2 से -a/2 या फिर -a/2 से लेकर +a/2 तक, यानी साइड क्या हो गई, a। ठीक, और डिस्क का रेडियस क्या है, a/4, डिस्क का रेडियस है a/4, डिस्क का रेडियस है a/4। ठीक, और इसका सेंटर है -a/2 पर, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये सेंटर है -a/2 पर और ये है a/2, तो इसके अंदर कितना चार्ज आया, क्यूब के अंदर का चार्ज कितना आया है, क्यूब के अंदर चार्ज आया है डिस्क का जस्ट हाफ। तो डिस्क का चार्ज आया, क्योंकि क्यूब पर 6 कूलाम चार्ज है, तो 3 कूलाम, तो ये आ गया अंदर। चल ठीक है, आई थिंक आपको ये व्हाइट वाले पर दिखाई दे रहा होगा।
चलो कोई बात नहीं, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। ये आ गया डिस्क का चार्ज 3 कूलम। चल ठीक। इसके अलावा ये देखिए, ये यहाँ पे एक रोड भी गिवन है, ये वाली एक रोड गिवन है। तो रोड की यदि मैं बात करूं तो रोड की लेंथ है a, ठीक है, और उसका एक किनारा जो ना वो नेगेटिव a/4 पर, सॉरी a/4 पर है, a/4 पर है, a/4 पर। इसका मतलब रोड का 1/4 पार्ट इस क्यूब के अंदर है। तो यानी 8 कूलम टोटल चार्ज था रोड पर, तो उसका 1/4 यानी कि 2 कूलम रोड का चार्ज है जो इसके अंदर है, पॉजिटिव है दोनों। साथ ही साथ यहाँ पर बोल रहा है कि -7 कूलम है a/4 माइनस a/4 पर, तो a/2 से छोटे पर है -7 कूलम यानी क्यूब के अंदर है, और एक है 3 a/4 पर यानी कि वो बाहर है। ठीक, हमसे पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूबिकल सरफेस। तो क्यूब के अंदर टोटल एनक्लोज्ड चार्ज कितना है, एनक्लोज्ड चार्ज कितना हो गया, तो ये आ गया +3 +2 -7, तो ये आ गया -2 कूलम एनक्लोज्ड चार्ज। और यदि मैं फ्लक्स की मैं बात करूं तो फ्लक्स पूछा है हमसे, तो क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आप इसे लिख सकते हैं -2/ε0। हाँ, इसने जो कूलम है वो लिखा हुआ है सी, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लक्स -2/ε0 होगा, ठीक है, वोल्ट इंटू मीटर, -2/ε0, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप आप समझ गए होंगे बात को। अगला सवाल देखो, गिवन है a tiny spherical oil drop carrying a net charge q is balanced in still air with a vertical uniform electric field of strength 81 pi/7 into 10⁵ volt per meter. When the field is switched off, the drop is observed to fall with terminal velocity 2 into 10⁻³ meter per second. G का वैल्यू लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विस्कोसिटी है 1.8 इंटू 10⁵ न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एंड डेंसिटी ऑफ ऑयल गिवन है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू पूछा है अपन से। तो देख, यहाँ पे अपने को दो कंसेप्ट यूज करने हैं, एक तो चार्ज वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा हमें टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो देख, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से, इधर आप देख पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है, कितना है 81 π/7 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। साथ में गिवन है कि ऑयल ड्रॉप है जिसका चार्ज बैलेंस हो रहा है इससे, ठीक, तो चार्ज है मान ले क्यू, इसका डेंसिटी गिवन है, ऑयल ड्रॉप का डेंसिटी गिवन है, कितना है डेंसिटी है यहाँ पे 900 kg पर मीटर क्यूब। चल ठीक है, और विस्कोसिटी ऑफ एयर भी गिवन है, विस्कोसिटी ऑफ एयर गिवन है, कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है वीटी की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। चल ठीक, हमें करना क्या है कि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड था तब तक ये बैलेंस था, मतलब ये है कि QE इज इक्वल टू mg, ठीक। तो यहां से Q आ जाएगा क्या, मास के लिए लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 πr³ इंटू g, ठीक। तो यहां से Q की वैल्यू चाहिए, लेकिन R अपने पास नहीं है, डेंसिटी G और पाई ये सब की वैल्यू है, और रो भी गिवन है, R नहीं है हमारे पास। तो क्योंकि इसने क्या पाई है टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9 R²g इंटू सिग्मा माइनस डेंसिटी डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे एयर की जो डेंसिटी है वो 1 है, जो कि नेग्लिजिबल 1.29 होती है, 900 kg पर मीटर क्यूब की कंपैरिजन में उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से VT दे रखा है, कितना है, VT है 2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड विद 9/2, और G का वैल्यू 9.8, और ईटा VT से मल्टीप्लाई होगा जो कि गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁵, ठीक, और डिवाइड बाय डेंसिटी भी डिवाइड करेंगे,
तो डेंसिटी यहाँ पे कितनी है 900। ठीक, इन सब डेटा को सॉल्व करने के बाद यहां से हमें क्या मिल जाएगा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू मिलेगी, वो आर की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे और उससे हमें चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, थोड़ा सा लेंदी है, आपके करने के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक, ये तो कैलकुलेशन में लगे रहो, कर सकते हैं, लेकिन बस यहां पे मैं इसको यहीं पर स्किप कर रहा हूं। अगला सवाल है थ्योरेटिकल, ये तो A uniformly charged tiny spherical shell of radius r carries uniform surface charge density of sigma per unit area. It is made of two hemispherical shells held together by pressing them with force F. F is proportional to. तो देख क्या गिवन है, बोल रहा है कि स्फीयर को चार्ज करा गया है, ये दो शेल्स है और इनको चार्ज करा गया है। तो हमें पता है कि चार्ज सरफेस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, एक प्रेशर लगता है, और वो प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, यदि आप चाहते हैं कि ये बैलेंस रहे, ठीक है, यदि ये बैलेंस रहे, साथ साथ रह पाए यदि ये, तो जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक प्रेशर लग रहा है उसे बैलेंस करना पड़ेगा, उसे कैंसिल करना पड़ेगा। तो हमें जो फोर्स लगाना है वो फोर्स पर यूनिट एरिया लगाएंगे, वो जस्ट पी के बराबर होना चाहिए। तो यहां से यदि मैं पी की जगह एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर लिख लूं, हमें प्रेशर लिखते टाइम प्रोजेक्टेड एरिया लिखना होता है, एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एफ क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन पाई भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चेक कर सकते हैं, ये जो ऑप्शन है ए, ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल मैच करते हुए, प्रोपोर्शनल टू रिलेशन पूछा था तुमसे। ओके, अगला सवाल देखिए, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नोट एक्स कैप, एक्स कैप बोल दो, आई कैप बोल दो, एक ही बात है। ओके, द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया ड्यू टू दिस फील्ड, ये पूछा है अपन से। ओके, हमें करना कैसे है, फ्लक्स पूछा है, यहां पर करना कैसे है, यहां हम ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं लिख सकता हूं ई नोट आई कैप, एक्स कैप की जगह मैं आई कैप लिख लेता हूं। ठीक, एरिया वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, और भी अप्रोच हो सकती है क्यूब करके, लेकिन नहीं, अपन इस वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। एरिया वेक्टर को लिख सकते हैं लेंथ वेक्टर क्रॉस ब्रेड्थ वेक्टर। लेंथ क्या है, मान लो ये लेंथ है और ये वाली साइड ब्रेड्थ का काम कर लेगी। ठीक, तो एल वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, एल वेक्टर बन जाएगा, होता क्या है, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप, वही वाली चीज यूज करेंगे। a माइनस 0 यानी कि a आई कैप, 0 माइनस 0 यानी कि के कैप, जे कैप वाला लिखने की जरूरत नहीं, और प्लस a माइनस 0 के कैप, ये तो l वेक्टर हो गया। b वेक्टर लिखना है तो आ जाएगा a माइनस 0 a आई कैप, और a माइनस a 0 जे कैप, और a माइनस 0, तो a माइनस 0 1 सेकेंड, ये तो एल ही आ गया ना, हमें तो बी निकालना है। तो बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए बी वेक्टर, हमें तो बी वेक्टर चाहिए, तो बी वेक्टर आ जाएगा 0 माइनस 0, 0 आई कैप, लिखने की जरूरत नहीं, ए माइनस 0 तो ए जे कैप, और 0 माइनस 0 के कैप भी नहीं, तो बी और एल मिल गया अपने को। एरिया वेक्टर निकाल लो, एरिया वेक्टर क्या बनेगा, तो देख बी और एल को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे होता है के, तो ये आ गया ए के कैप, और के क्रॉस जे वो होता है माइनस ए आई कैप, माइनस ए आई कैप। अब देखिए यदि मुझे फ्लक्स चाहिए तो ई और ए का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ई और ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, ई और ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ई वेक्टर क्या आएगा यहाँ पर, वो आएगा, देख आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस ए स्क्वायर ई नोट, बस यही आंसर होगा। मैं अच्छा पाई नहीं लिख रहे हैं अभी हम लोग,
तो फाई आएगा ई और ए का डॉट प्रोडक्ट, तो आएगा माइनस ए स्क्वायर ई नोट या ई नोट ए स्क्वायर, तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, गिवन क्या है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर टू लार्ज वर्टिकल एंड पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग अ सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड टू अ डीसी वोल्टेज सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस x. A proton is released at rest midway between the two plates. It is found to move at 40 degree to the vertical just after release. Then x is nearly. बोल रहा है कि ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है x, पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा v की जगह x मैंने लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर की डायरेक्शन में है, यहाँ पर प्रोटॉन को छोड़ा गया है, प्रोटॉन का चार्ज E, तो इस पर फोर्स लगेगा E, इसका वेट भी लगेगा mg। बोल रहा है कि प्रोटॉन को वर्टिकल से 45 डिग्री पर थ्रो करा है, तो इसका मतलब 45 डिग्री पर, तो यदि हम वेक्टर वाला कंसेप्ट यूज करें तो ई और mg आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो E की जगह क्या लिख सकते हैं, वोल्ट अपॉन डिस्टेंस लेंथ इक्वल्स टू mg। तो हमसे तो V की वैल्यू पूछिए, पोटेंशियल डिफरेंस यानी x बोला हुआ इसने V की जगह, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mg L अपॉन E। तो x क्या आएगा m कितना लेना है प्रोटॉन के लिए 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, g का वैल्यू 9.8, L कितना लेना है, L है गिवन 1 सेंटीमीटर 10 की पावर माइनस 2, और चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आप इसको अप्रोक्सीमेट रिजल्ट में कट कर लो, ठीक है, ये माइनस 19 से 17 बचा, और यहाँ कट करेंगे माइनस 10, तो यह आ जाएगा 9.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 9.8। तो 9.8 यानी 1 के करीब है, तो 1 के करीब यानी कि यही आ रहा है अपना, लगभग डी ऑप्शन करेक्ट होता दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्लियर है, एक सेकंड देखो, दोनों ऑप्शन है, अप्रोक्सीमेट से काम नहीं चलेगा, इसको एग्जैक्ट करके देखना चाहिए वैसे तो, ठीक है ना, इसको एग्जैक्ट करके देखना चाहिए। देखिए ये आएगा 9.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ठीक। यदि हम राउंड ऑफ करते हैं तो 9 में एक ऐड हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 10 बनेगा, वो जो जीरो है ना वो एक माइनस 1 को कैंसिल कर देगा, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि डी ऑप्शन। बहुत अच्छा है, सही है, चेक कर लेता हूँ बेटा, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, 10 की पावर माइनस 9, यही है, सी ऑप्शन सही है। देखा, अगला सवाल देखना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा, जे एडवांस 2012 में पूछा गया है। कंसीडर अ थिन स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल की बात है, रेडियस है r, इट्स सेंटर एट ओरिजिन, इस शेल का जो सेंटर है उसको ओरिजिन माना हुआ है, कैरिंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, द वेरिएशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय विच ग्राफ। तो हमें पता है स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ग्राफ कैसा होता है, वो होता है इस टाइप का, शेल में इस प्रकार का ग्राफ होता है, इनसाइड जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर सरफेस पर मैक्सिमम, और फिर घटता जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। और पोटेंशियल की बात करेंगे तो सरफेस तक मैक्सिमम और कांस्टेंट रहता है, और उसके बाद डिक्रीज करता है। तो ये दोनों चीजें जहां पर दिखाई दे रही हैं वो आप ऑप्शन चेक कर लो, बस सिंपल देख लो कहां पे दिख रहा है। तो इसमें तो देख पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, ये तो गलत हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये तो ठीक है, लेकिन इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ तक जीरो नहीं रखा। इसकी बात करें दोनों को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जीरो नहीं रखा और यहाँ पे कांस्टेंट माना हुआ है। ये वाला ग्राफ फिर भी मैच करता दिखाई देगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंपल क्लियर। ये एडवांस, खैर सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, पर ऐसे भी होते हैं, ये ध्यान रखना। Let even R, E2R, E3R be respective electric field at distance R from a point charge Q, infinitely long wire with constant linear charge density lambda and an infinite plate with uniform surface charge density sigma. If even at R0, E2, at R0, E3, at R0, at a given distance R0, then तो देख एक है क्या, एक है हमारे पास पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, स्मॉल आर ले लेते हैं। E2 क्या है, क्योंकि लॉन्ग वायर है तो उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
और E3 प्लेट है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लॉन्ग प्लेट। ठीक, हमें क्या बोला है कि आर नोट पर E1 E2 E3 सब बराबर है, तो इक्वेट कर लो। तो आर नोट डिस्टेंस रख लो और सबको बराबर कर दो, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर नोट स्क्वायर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर नोट, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट में आर नोट होता ही नहीं है। हमें चेक करना है ए ऑप्शन की Q क्या इसके बराबर है। तो देख Q के फॉर्मूला में सिग्मा है, तो इन दोनों टर्म्स को उठाना है। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यह आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर नोट स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नोट। जो कटता है उसे काटो, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कट गया, 4 से 2 से 4 को कट करा, तो Q आ गया 2 पाई सिग्मा आर नोट स्क्वायर। तो ये देख लो, ये Q का वैल्यू है क्या, 4 सिग्मा पाई है। तो यहाँ पे तो अपना आंसर तो 2 आया, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। चलो ए तो गलत हो गया, चल ठीक है, ए तो गलत हो गया तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ए तो गलत हो गया तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आर नोट इज दिस। तो आर नोट की वैल्यू किसके फॉर्म में है, सिग्मा के फॉर्म में और लैम्डा के फॉर्म में। तो इन दोनों टर्म्स को उठा लो। तो यहाँ से यदि इनको इक्वेट करता हूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट, तो लैम्डा अपॉन पाई आर नोट इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, तो आर नोट क्या बन रहा है, लैम्डा अपॉन पाई सिग्मा। यहाँ पे 2 गिवन है, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट चेक कर लो, इसको ध्यान रखना है, ये इसका यूज आगे होगा। चल अगला सवाल देखो, आर नोट बाई 2 और 2E2 एट आर नोट बाई 2। तो यानी कि इवन एट आर नोट बाई 2, यानी कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर नोट। अब उसका बाई 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो आर नोट स्क्वायर बाई 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट, और आर की जगह लिखेंगे आर नोट बाई 2। तो ये 4 ही जाएगा ऊपर भी। ठीक है, 4 से 4 यहाँ भी कट गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कट गया, 2 से 4 को कट करा 2। ठीक, आर नोट से एक आर नोट भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, Q अपॉन 2 आर नोट इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक, आर नोट का वैल्यू रखना जरा, तो Q अपॉन, एक सेकेंड, देख ये तो आ गया अपने पास क्या, Q अपॉन 2 आर नोट इक्वल्स टू लैम्डा। हमें ये देखना है कि क्या क्या ये इक्वल है या नहीं है। इक्वल होगा तो फिर यहाँ पे जो रेशियो है वो 1 आ जाना चाहिए। चलो देख लेते हैं। आई थिंक आपको ये विजिबल है बेटा, राइटिंग ज्यादा तो गंदी नहीं जा रही है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, फ्लो में ज्यादा जाता है, बस और कुछ नहीं। देख अपने पास इक्वेशन क्या आ गई है, Q अपॉन 2 आर नोट इक्वल्स टू लैम्डा, ये आ गया। ठीक, अब देख कि आर नोट का वैल्यू क्या है। आर नोट हम यहां से निकाल सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके, इन दोनों को यूज करके। मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये 2 इक्वेशंस हैं जिनको यूज करा जा रहा है, ये वाली 2 को। तो यहाँ से देख 2 पाई एप्सिलॉन नोट से ये कटेगा तो ये बनेगा, और देख क्या बनेगा, Q अपॉन 2 आर नोट इक्वल्स टू लैम्डा। तो देख ये आ गया ना बिल्कुल सही। तो यानी कि Q अपॉन 2 आर नोट लैम्डा इस इक्वेशन से जो निकाला, और वही अपना पहले वाला भी सेम बराबर आ गया। तो यानी कि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 1 आ जाएगा। 1 आने का मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा। चलिए अगला आप ऑप्शन चेक करिएगा, सी ऑप्शन आ गया हालांकि करेक्ट, तो अपने को और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, फिर भी कर लेते हैं ताकि हम ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो सके, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सके। E2 एट आर नोट बाई 2, 4E3 एट आर नोट बाई 2 चेक करते हैं। तो हमें पता है कि E2 क्या है, E2 है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट और आर नोट बाई 2। तो ये 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट गया, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नोट आर नोट। तो ध्यान रखना वो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट होता है ना, 4 का मल्टीप्लाई करो, आर नोट डिस्टेंस तो आती नहीं है, तो ये इक्वल कभी भी नहीं हो पाएगा। तो इक्वल नहीं होगा तो फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि केवल सी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगला सवाल देखना, गिवन क्या है, गिवन है Q, 2Q and 4Q are uniformly distributed in 3 dielectric solid sphere 1, 2 and 3 of
of radius r by 2 r and 2r, ठीक है, as shown in the figure. If the magnitude of electric field at point P at a distance r from the center of sphere 1 2 3 r E1 E2 E3 रेस्पेक्टिवली, देन कौन सा बड़ा होगा? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कह सकते हो। देख गिवन क्या है, गिवन ये है बेटा, गिवन ये है यहाँ पे कि इनर वाले पर चार्ज है Q, रेडियस है r/2 और डिस्टेंस है इसके सेंटर से r। तो E1 तो क्या आएगा? E1 तो आएगा K कैपिटल Q अपॉन r², ये इक्वेशन 1। E2 क्या आएगा? उसके सरफेस पर पॉइंट है तो आएगा K चार्ज 2Q अपॉन डिस्टेंस वही r², इक्वेशन नंबर 2। और E3 क्या आएगा? E3 में देखना ये 2r है बेटा, ये 2r है और r डिस्टेंस पर पूछा है, तो यहाँ E3 आ जाएगा K चार्ज 4Q है, 4Q और डिवाइड बाय r²। अच्छा देखिए यहाँ पर, हाँ ये तो मैं बता नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार P पॉइंट इनसाइड है, तो इनसाइड के लिए फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? वो होता है K Q स्मॉल r अपॉन RQ, ठीक है। तो K Q की जगह 4Q है और R की जगह है, रेडियस की जगह r/2 और RQ, क्लियर। अब इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस है 2r का होल क्यूब। तो देख E3 यहाँ पे क्या आएगा? E3 आएगा 4KQR अपॉन 8 का क्यूब, 2 का क्यूब यानी 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16r³। r³ से एक r कटेगा तो r² नीचे बचेगा और 4 से 16 को कट करेंगे तो आएगा KQ अपॉन आएगा 4r³, KQ अपॉन 4r³, क्लियर है। एक सेकेंड, ये जो स्मॉल r है ये भी r/2 नहीं है, वो भी r/2 नहीं है, तो यहाँ पर केवल 16 नहीं आएगा, 8 आएगा। डीएस में मैंने ये किया है इसलिए मुझे पता है, तो यहाँ आएगा KQ अपॉन 2r³, 2r²। एक बार मिस्टेक होने बार बार मिस्टेक होती चली जाती है ठीक है। तो यहाँ से क्या दिखाई देखा, देखो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। E1 आया KQ अपॉन r², E2 आया 2KQ अपॉन r², E3 आया KQ अपॉन 2r²। तो यानी E3 में 2 का डिवाइड हो रहा है, सबसे कम है। E1 KQ अपॉन r² 1 है और E2 डबल है, तो यानी E2 सबसे ज्यादा है, E1 उससे कम और E3 सबसे कम, यानी कि C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं बेटा। गिवन क्या है वो देखिएगा। गिवन है अ थिन स्फेरिकल इंसुलेटिंग शेल, thin spherical insulating shell of radius r carries a uniformly distributed charge such that the potential at its surface is V naught. A hole with a small area alpha 4 pi r square where alpha is very less than 1 is made on the shell without affecting the rest of the shell. Which one of the following statement is correct? The ratio of the potential at the center of the shell to that of the point at r/2 from center towards the hole will be 1 minus alpha upon 1 minus 2 alpha. तो चेक करते हैं 1 by 1 चेक करना पड़ेगा। ओके चलिए देखिए 1 by 1 चेक करते हैं। यहां पर इतना स्पेस सफिशिएंट रहेगा अपना। बोल रहा है कि ये कोई स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है, ठीक है। यहां पर एक इसका रेडियस है मान ले r, यहां पर एक होल बना दिया है इसने, ठीक है। इसके सेंटर पर इनिशियली पोटेंशियल V नोट है, तो V नोट जब होल नहीं था तब क्या था? KQ अपॉन R। स्फेरिकल शेल के सेंटर पर और उसके सरफेस पर पोटेंशियल सेम रहता है, जितना सेम पूरे वॉल्यूम में सेम ही रहता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसके अंदर एक होल बना दिया जिसका साइज क्या है? अल्फा इंटू 4 पाई r²। ये एक होल बनाया है इसके अंदर और क्या करा गया? अब पूछा कि ये होल बनाने के बाद इसके सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू और r/2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू का रेशियो क्या होगा, ए ऑप्शन में। तो देख अपन क्या करने वाले हैं, सेंटर पर निकाल लेते हैं। तो देख सेंटर पर लिखेंगे ना तो ये आएगा सेंटर पर पोटेंशियल एट C, ठीक। तो वो क्या आएगा? K चार्ज
कंप्लीट चार्ज था, तो ये तो पहले पोटेंशियल था इनिशियल, ठीक है। अब क्योंकि इसमें से ये जो होल बनाया है इसका पोटेंशियल माइनस हो जाएगा, इसका चार्ज क्या होगा, लेकिन क्यू अल्फा चार्ज होगा, इसका चार्ज क्या होगा, क्यू अल्फा, तो के क्यू अल्फा, और जो डिस्टेंस है वो आर है भाई। अब की बार चार्ज इस होल से डिस्टेंस मेजर करेंगे जिसका चार्ज क्यू अल्फा है, तो यहां पर मैंने माइनस क्यों करा भाई, यही तो निकला है, तो इतना ही पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, तो ये आएगा वी नोट बाहर के क्यू अपॉन आर की जगह वी नोट 1 माइनस अल्फा। ये तो सेंटर पर पोटेंशियल हो गया। आई होप आपको ये विजिबल होगा प्रॉपरली, क्लियर है, आई होप आपको विजिबल होगा क्लियरली। नेक्स्ट आप देखेंगे कि r/2 डिस्टेंस पर, r/2 डिस्टेंस पर मान ले कि यहां पर एक पॉइंट है B और जिसकी डिस्टेंस है r/2, r/2 डिस्टेंस है, यहां पर पोटेंशियल लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, तो देख VB लिखना चाहता हूं यदि मैं, तो VB आ जाएगा यहां पे क्या, यदि मैं बात करूं B पॉइंट की, ये B पॉइंट एक्चुअली इस होल की तरफ ही है, यहां पर ही है, पर अपन ने ये थोड़ा दिख जाए इसलिए अलग से मैंने ड्रॉ करा है। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे एक तो इस स्फीयर का रहेगा, ठीक, और उसमें से होल वाला माइनस हो जाएगा, क्लियर है। तो हम लिखेंगे के क्यू अपॉन आर माइनस, और उसकी डिस्टेंस क्या है r/2, तो ये लिखा जाएगा के क्यू अल्फा अपॉन r/2। तो यहां से VB आ जाएगा क्या, यह आएगा वी नोट बाहर और 1 माइनस 2 अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें रेशियो लेना है, हम रेशियो लेंगे तो VC अपॉन VB, सेंटर और r/2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल्स का रेशियो, तो वी नोट कर जाएगा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 अल्फा, यही रेशियो आ रहा है। ऑप्शन में भी ऐसा ही कुछ दे रखा है, चेक कर लेता हूं बेटा एक बार, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन ही ठीक है, बस हो गया हमारा आंसर। तो फिर भी यदि आप चाहो तो और अपन बाकी ऑप्शंस को भी चेक करेंगे, चाहो तो क्या हम करते आए हैं, करेंगे। डेस्क्रिप्टिव क्लास का ये मतलब है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द सेल इज रिड्यूस्ड बाय अल्फा वी नॉट बाय 2r। तो देख सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर जाएगा कितने से, अल्फा वी नॉट बाय 2r से, ऐसा बोला है, ए तो करेक्ट है। चलिए तो देख सेंटर पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, पहले था कितना 0, क्योंकि किसी भी सेल के इनसाइड पोटेंशियल 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब नया इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो किस तरह से लिखेंगे आप लोग, तो देख वो आ जाएगा यहाँ पे, पहले 0 था, ठीक है, और अब बस उसका पोटेंशियल हो जाएगा माइनस उसका कितना है, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस के क्यू अपॉन आर को वी नोट लिखते हैं, वी नोट अल्फा अपॉन आर, क्लियर, माइनस वी नोट अल्फा अपॉन आर, क्लियर है। जबकि यहाँ पे किया हुआ है अल्फा वी नोट बाय 2r, तो ये वाला तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। सी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लोकेटेड ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू द होल एंड सेल सेंटर on a radius 2r from the center of the spherical cell will be reduced by alpha v naught by 2r। देखिएगा कि मैं जस्ट आपको जल्दी से बताता हूं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अभी नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी क्लास बंद हो जाए बीच में। तो ये बोल रहा है कि सेंटर से ओके आगे, तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इनकमिंग। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लोकेटेड ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू द होल एंड सेल सेंटर ऑन अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल। तो यहां पर पॉइंट है 2r डिस्टेंस पर, 2r डिस्टेंस पर है, तो इधर यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो आएगा के क्यू अपॉन 2r का स्क्वायर लिखेंगे तो ये आएगा 4r स्क्वायर, ठीक है। और देख अब की बार इसका जो पोटेंशियल है ऐड हो जाएगा, तो क्या ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखा जाएगा के क्यू अल्फा अपॉन के क्यू अल्फा अपॉन इसकी डिस्टेंस तो आर ही है, आर स्क्वायर। ये तो हुआ क्या, ये तो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का टोटल फाइनल, जब होल बना दिया है इसमें से एक्चुअली माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। और अब क्या, ये तो था कि होल बनाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इनिशियल कितना था वो माइनस कर लेंगे, इनिशियल था के क्यू अपॉन 4r स्क्वायर, तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और के क्यू अपॉन आर की जगह वी नोट लिख सकते हैं, तो वी नोट अल्फा बाय आर ही आया वापस से,
जबकि इसने बोला है अल्फा वी नॉट अपॉन 2r, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत, बी भी गलत, ए तो ठीक है। लास्ट डी ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सेल इज पोटेंशियल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल इज रिड्यूस्ड बाय 2 अल्फा वी नॉट। तो पोटेंशियल 2 अल्फा वी नॉट बाय से रिड्यूस कर गया। तो पोटेंशियल पहले कितना था, पहले था के क्यू के, पहले पोटेंशियल था के क्यू अपॉन आर यानी कि वी नॉट, ये इनिशियल पोटेंशियल था, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर और माइनस के क्यू अल्फा अपॉन आर, ठीक। तो यहां से आ जाएगा वी नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक। तो यहां से यदि रिडक्शन पता करना है, मतलब माइनस करना है, तो वी नोट में से वी नोट इंटू 1 माइनस अल्फा माइनस करेंगे, तो ये वी नोट इंटू अल्फा इतना रिडक्शन हुआ है, जब किसी ने 2 लिखा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप आज का सेशन आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा, और यदि आप अभी यहाँ तक हैं, इसका मतलब आप सिंसियर कैंडिडेट हैं, बहुत ही बढ़िया है, लगे रहो इसी तरह से। हम इसी प्रकार से कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यू, जेई एडवांस के सभी चैप्टर्स के पीवाईक्यू आपको अवेल करवाएं, और जिससे आपकी तैयारी और बेटर हो सके। धन्यवाद यदि आप यहां तक बने हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।